स्टूडेंट्स, आज हमने आपका लेसन नंबर 8 पढ़ना है चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, जो कि गलियाज़ो सेंटिनी का लिखा हुआ ऐसे है। ये ऐसे जो है बेसिकली थोड़ा सा आउटडेटेड है, बहुत पुराना ऐसे है, लेकिन इसमें हमें चाइना का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है और जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये किस तरह से एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड कंट्री बना, उसके बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। ऐसे स्टार्ट करने से पहले बच्चे थोड़ा सा चाइना की हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। और एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि चाइना की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ काफ़ी मुमासलत रखती है, इन दैट कि चाइना भी कलोनियल पावर्स के अंडर रह चुका है। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था, उससे पहले वहाँ पर भी कलोनियल पावर्स जो हैं उसके बहुत बड़े हिस्से पर काबिज़ थी। जिस तरह के इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटेन जो है उसने आके कब्ज़ा कर लिया था। अब कॉलोनियलिज़म होता क्या है या कॉलोनी क्या चीज़ होती है? जब कोई गैर मुल्की पावर आकर किसी मुल्क के ऊपर या उसके किसी हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लेती है और वहाँ पर अपना जो असर रसूख रखती है, तो उसको फिर आप कहते हैं कि जो सब्जुगेटेड कंट्री है, जो अंडर कंट्रोल कंट्री है, वो कॉलोनी बन गया है या नो आबादी बन गया है, और इस निज़ाम को हम कॉलोनियलिज़म कहते हैं या फिर जो है या फिर उसको नो आबादियाती निज़ाम कहा जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब कोई गैर मुल्की पावर आती है, जैसा कि इंडो पाक की हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो सबसे पहले जो लोकल कल्चर होता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर अपनी लैंग्वेज, अपने कस्टम्स, अपनी ट्रेडिशंस जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोकल कल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। यहाँ तक तो ये सिमिलैरिटी थी। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हिस्ट्री में ये हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर सिर्फ एक ही पावर काबिज़ थी, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं था। उस पर बहुत सारे ममालिक ने जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा हुआ था। ठीक है, डायरेक्टली यानी वो किसी के अंडर नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह के मुआहदे जो हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ किए हुए थे कि अमलन जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं वो गैर मुल्की पावर्स चला रही थी, और उसमें बहुत सारी गैर मुल्की पावर्स थी, जैसा कि ब्रिटिश भी वहाँ पर जो है कुछ हिस्से पर रूल कर रहे थे, और इसके बाद अमेरिका, फ्रांस, जापान, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ चाइना के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर रूल कर रहे थे। इस चीज़ को इस ऐसे में मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस कहा गया है। ठीक है, ये जो है सेकेंड पॉइंट उसके अंदर हमें मिल रहा है, कलोनियल हिस्ट्री है, लेकिन उसके साथ साथ मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत सारी कलोनियल पावर्स जो हैं वो चाइना के ऊपर रूल कर रही थी। ठीक है बच्चे, ये तो इस लेसन की थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। दूसरा पॉइंट जो है इसके बारे में, चाइना 1949 में कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर उभरा। अब ये कम्युनिज़म क्या चीज़ है ये भी समझना ज़रूरी है। कम्युनिज़म जो है वो बेसिकली एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जो कि सरमायादाराना निज़ाम के बिल्कुल उलट है। सरमायादाराना निज़ाम, जिसको हम कैपिटलिज़म कहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही शख्स के हाथ में सारी पावर होती है और वो उसको जैसे चाहे कंट्रोल करता है। जैसे किसी कंपनी का मालिक है तो उसके सारे रिसोर्सेज उस एक शख्स के हाथ में होंगे, जिसको हम कैपिटलिस्ट या सरमायादार कहेंगे। वो अपनी मर्ज़ी से जो है लेबरर्स को जितना चाहता है पे करता है, और सारा जो प्रॉफिट होता है वो भी उसी की जेब में जाता है। कम्युनिज़म जो है वो कार्ल मार्क्स, जो कि एक जर्मन फ़िलासफ़र था, उसकी थेरी थी, और उसने ये कहा कि ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते चले जाएं और कुछ लोग हमेशा गरीब रहें। और ख़ास तौर पे लेबरर्स के हक़ में उसने आवाज़ उठाई, क्योंकि लेबरर्स जो हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं, लेकिन वो लीस्ट अर्निंग उनकी होती है, उनकी कमाई सबसे कम होती है। ठीक है, तो वो उसने कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। इसकी बुनियाद पर कम्युनिज़म का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, और कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं। रशिया उसका सेंटर था वंस, और चाइना भी इस वक्त एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये जो है जहन में रखना चाहिए कि चाइना के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, या 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जब इक़्तिदार में आई है तो उन्होंने क्या थेरी डेवलप की या किस तरीके से अपने मुल्क को चलाने की कोशिश की। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इस ऐसे की तरफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर हमें बताया गया है कि फॉर 22 ईयर्स
चाइना को किसी ने कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी, ख़ासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना को मानने को तैयार नहीं थे। इसकी एक वजह ये भी थी कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को मानते हैं, जबकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था और कम्युनिज़म के साथ उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी जो है रिलेशनशिप वो नहीं रखना चाहते थे। लेकिन इसके बाद जब चाइना ने तेज़ी से तरक्की करना शुरू की तो फिर मगरिब को एहसास हुआ कि चाइना को रिकग्नाइज़ करना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही वार्म किस्म का वेलकम शुरू हो गया। और पेकिंग जो कि पहले चाइना का कैपिटल था, अब इसका नाम बीजिंग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेलीगेशंस यानी कि वफूद आने लगे। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी डिज़ायर का इजहार करने लगे कि वो चाइना में जाना चाहते हैं, इस कंट्री को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और ये कि वो उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का उसने कहा है कि गिल्ट भी था वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और वो गिल्ट क्यों था? क्योंकि उन्होंने चाइना को बहुत अरसे तक यूनाइटेड नेशन से बाहर रखा था। ठीक है, और अब आपको पता है कि चाइना जो है वो उसका परमानेंट मेंबर भी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, चाइना उसका परमानेंट मेंबर है और अब उसको वीटो की पावर भी हासिल है। तो आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने अपने आप को इस तरह से मनवा लिया, लेकिन इस सफ़र में उसको 22 साल लग गए। 22 साल की एफ़र्ट के बाद दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ करना शुरू किया। इसके बाद बच्चे मुख्तलिफ़ हेडिंग्स दी गई हैं और उन हेडिंग्स में हमें बताया गया है कि चाइना की डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ या डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली हेडिंग है एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट। सोशल एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि चाइनीज़ ने अपनी सोसाइटी को किस तरह से डेवलप किया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चाइना ने 1949 में कॉलोनियल पावर से आज़ादी हासिल की थी और कॉलोनियल पावर्स का इफ़ेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि जो मुल्क कॉलोनियल पावर्स के अंडर रह चुका हो वहाँ की सोसाइटी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होती है। और इसके अलावा ये कि वो एक तरह का उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और सम टाइम्स वो दूसरे कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को अपने कल्चर से ज़्यादा बेहतर समझने लगती हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि इसका रिज़ल्ट ये था कि उनकी इकॉनमी भी स्प्लिट हो चुकी थी, यानी उनकी मईशत बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता नहीं थी। ठीक है, और इसके अलावा उनका कल्चर स्प्लिट हो चुका था, यानी कल्चर जो है वो यूनिफाइड नहीं था। मुख्तलिफ़ कल्चर्स क्योंकि उनके ऊपर काबज़ रहे थे तो मुख्तलिफ़ किस्म के असरात उनके कल्चर के अंदर आ चुके थे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी कि उनके पर्सन्स जो हैं उनको भी नहीं पता था, वो डायरेक्शन लेस हो चुके थे, क्या कहाँ जाना है क्या करना है, तो उनको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता था। लेकिन जिस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडिविजुअल को इन सारे बुरे असरात से बचाने की कोशिश की और उन्होंने इन सब की जगह पे एक नई किस्म की जो है थेरी वो डेवलप की। उसमें क्या था? सबसे पहले न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, यानी कि उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो कंपेनियनशिप या एक दूसरे के साथ देकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने उनको कॉमन पर्पस दिया, यानी कि सारे जो लोग हैं उनका एक ही मकसद था, एक ही डायरेक्शन उनको दी कि किस तरफ उन्होंने जाना है। और तीसरे नंबर पे उन्होंने डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपनी जो अवाम है उनको डिसिप्लिन किया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया और एक डायरेक्शन में उनको लेकर चले। और यही वजह है कि वो अपने आप को कॉलोनियलिज़म के आफ्टर इफ़ेक्ट से भी बचा सके और उन्होंने एक नई किस्म की सोच को डेवलप किया और उस सोच का नतीजा ये है कि आज चाइना इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। तो उसमें उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश थे, उन सारे मसाइल को उन्होंने जो है सॉल्व करने की कोशिश की। सबसे पहला मसला था लैक ऑफ फूड एंड लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का सबका ही मसला है, यानी कि भूख। इसके अलावा ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कि लोग कमाते कम हैं और ख़र्च ज़्यादा कर लेते हैं, ये भी उनका एक मसला है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी, और अ सेंस ऑफ सोशल यूज़लेसनेस, यानी कि ये समझना कि हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह के सेंटिमेंट्स आपको अक्सर पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएंगे, लोग ये कहते हुए कि हमारे कुछ करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही सारे मसाइल जो हैं वो चाइना के साथ भी थे, लेकिन चाइना ने इन सारे मसाइल पर काबू पा लिया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी का है। इकॉनमी, मुईशत
किसी मुल्क की यानी कि मनी मैटर्स जो हैं उस किस तरह से हैंडल किए जाते हैं या मुल्की लेवल के ऊपर किस तरह से मनी मैटर्स को मैनेज किया जाता है। अब ज़्यादातर होता ये है इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो जमहूरी अक़वाम है वहाँ पर भी इकॉनमी सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि उसका एक सेंटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत जो है सारे फ़ंड्स को वही कंट्रोल कर रही होती है और बाकी जो है सूबे वो उसके मोहताज होते हैं। लेकिन चाइना ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि उसने इकॉनमी को डिसेंट्रलाइज़ कर दिया। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब ये है कि उसने एक जगह पर रखने की बजाय उसके डिफरेंट सेंटर्स बना दिए। हर एक प्रोविंस को जो है काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दे दिए और स्पेशली इकोनॉमिक मैटर्स जो हैं वो उनके अपने हाथ में दे दिए, जिसका मतलब ये था कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी वो अपने रिसोर्सेज अपने वसाइल ख़ुद ही पैदा करेंगे और ख़ुद ही कंज्यूम करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ सूबों के दरमियान क्लैश की सिचुएशन पैदा नहीं होती। इसका मैं अगेन पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना चाहूँगी। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि मुख्तलिफ सूबे जो हैं वो शिकायतें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध जो है वो अक्सर कहता है कि जी पंजाब सारे रिसोर्सेज पर काबिज़ है। इसी तरह KPK और बलूचिस्तान के सूबे जो हैं वो भी पंजाब से काफ़ी जो है ग्रज रखते हैं। उसकी वजह यही है कि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और क्योंकि इकॉनमी सेंट्रलाइज्ड है तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली पंजाब के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सूबों के आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं। लेकिन चाइना ने इस पर कैसे काबू पाया कि उन्होंने सारे सूबों को तकरीबन इकोनॉमिक जो है खुद मुख्तारी दे दी है कि वो खुद ही अपने रिसोर्सेज जो हैं प्रोड्यूस करें और ख़ुद ही उसको मैनेज करें। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि चाइना जो है वो मॉडर्निज़म को इम्प्लीमेंट कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो मॉडर्नाइज होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी रूट्स को मजबूत रखा है। अपने रूट से उन्होंने ताल्लुक़ नहीं तोड़ा है। चाइना एग्रीकल्चरल कंट्री है बेसिकली पाकिस्तान की तरह, ठीक है, ज़रूरी मुल्क है और हमें बताया गया है कि वो जो है मॉडर्नाइजेशन के बाद भी ज़रूरी मुल्क ही रहेगा। मतलब कि उन्होंने ये नहीं किया कि अपने सिटीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया और देहातों को पीछे छोड़ दिया, और ना ही वहाँ के मैसेज जो हैं गाँव से भागकर सिटीज़ की तरफ आने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो वहीं पर रहते हैं, अपने फार्म के ऊपर ही रहते हैं और अपनी ट्रेडिशनल लेबर जो है उसको जारी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो मैकेनाइजेशन को यानी मशीन्स वगैरह को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ, ताकि उसका बैलेंस ख़राब ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इसका फ़ायदा ये जो सारा सिस्टम उन्होंने बनाया उसका क्या हुआ है। चाइना के अंदर 26 प्रोविंसेस हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो सारे के सारे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर शुरू हो जाती है तो सिर्फ जो बॉर्डर लाइन पर हैं वही प्रोविंसेस उससे अफेक्ट होंगे, बाकी सारे प्रोविंसेस को उसका कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें बताया गया है कि देयर इज़ अ ह्यूमन साइड ऑफ दिस चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट। ह्यूमन साइड का क्या मतलब है, यानी कि उन्होंने नई सोसाइटी तख्लीक करने के लिए एक नए इंसान की भी तख्लीक की है। अब ये जो चाइनीज़ फ़िलासफ़ी है, ये चाइनीज़ थ्योरी है, वो यूरोपियन या फिर जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हमें एक राइटर फ़िलासफ़र थॉमस हॉब्स के बारे में बताया गया है, जिसने अपनी किताब लेविएथन में लिखा था, मैंस कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ वॉर विद एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, यानी इंसान हमेशा हर एक के साथ हालत जंग में रहता है। लेकिन चाइना ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। जैसे पहले बताया कि उन्होंने एक न्यू फाउंड कंपेनियनशिप जो है इनकलकेट की है अपने मैसेज के अंदर, और सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कंपटीशन जो है एक वो ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि उनको एक कम्युनिटी का एहसास दिलाया गया है कि सारी कम्युनिटी ने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, तो उस सिलसिले में माओ ज़ेडुंग का जो है मकोला यहाँ पर बताया गया है। माओ ज़ेडुंग ने कहा था, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, यानी आपने गैर मुल्की ताकतों पर इन्हसार नहीं करना है, बल्कि ख़ुद अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट करने हैं। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिसी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ही इंडिजिनस या मुकामी मशीनरी को बढ़ावा दिया, और वो इंडिजिनस चीज़ों को इस्तेमाल करना फ़ख्र का बाइस समझते हैं, गैर मुल्की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट
डे इन द लाइफ ऑफ अ 16-year-old, इसमें एक स्टूडेंट की लाइफ जो है बताई गई है। राइटर ने एक लड़की से 16-year-old लड़की से इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि वो क्या उसकी सारी डेली रूटीन होती है। तो उसमें उसने डिटेल से बताया है कि वो क्लास 3 की जूनियर स्कूल में स्टूडेंट है और जल्दी उसको उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। और वो 6 o'clock जो है सुबह उठती है, इसके बाद वो जो है ब्रेकफास्ट करती है, स्कूल चली जाती है एट 8। इसके बाद 11 o'clock उसको ब्रेक होती है तो वो घर आ जाती है और लंच करती है। इसके बाद 1:30 पे वो दोबारा स्कूल चली जाती है और 3 o'clock तक वो स्कूल ही रहती है। होमवर्क इतना ज़्यादा उनको नहीं मिलता है, ज़्यादातर काम वो अपना स्कूल में ही कर लेते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो बच्चे हैं वो न्यूज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उनकी फेवरेट गेम जो है वो पिंग पोंग होती है, टेबल टेनिस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चाइनीज़ वुमेन। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि चाइनीज़ वुमेन की क्या ख़ुसूसियात हैं। वो भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उतनी ज़्यादा दे आर डिज़ायरस टू पार्टिसिपेट जितनी कि उनके आदमी हैं। ठीक है, तो माओ ज़ेडुंग का ये भी कहना था कि ख़वातीन ने आधा आसमान उठा रखा है, यानी कि आधी वर्ल्ड जो है वो ख़वातीन के ऊपर डिपेंड करती है और आधी जो है वो मर्दों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन अकॉर्डेंस विद दैट वुमेन अपना पार्ट प्ले कर रही हैं और बल्कि वो अपने पार्ट से ज़्यादा प्ले करना चाहती हैं। और इसके अलावा उनको वहाँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हासिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको 8 आवर्स उनका वर्किंग डे होता है। ठीक है, इसके बाद फ्री हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिकल केयर उनको फ्री दी जाती है। नर्सरीज़ वहाँ पर बनाई गई हैं, इन्फेंट स्कूल्स बनाए गए हैं ताकि वो बच्चों को वहाँ पर छोड़ सकें। इसके अलावा उनको चाइल्ड बर्थ से पहले 56 पेड डेज़ की लीव दी जाती है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। वो ये कहती हैं कि हमें दुनिया की औरतों के मुकाबले में ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं और हम चाहते हैं कि ये हकूक़ बाकी औरतों को भी मिलें। यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ प्राइड है चाइनीज़ पीपल के अंदर, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, वो अपने कंट्री को बहुत अच्छा समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यानी वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इसमें जो है हर साल और हर इलाके के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि कितना आपका ख़र्च हो सकता है किसी एक फैमिली का, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है और उसके बाद उसके हिसाब से हर एक वर्कर को पे दी जाती है। इसके अलावा मेडिकल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होती है हर चाइनीज़ वर्कर के लिए या पीजेंट के लिए। ठीक है, जो लो वेजेस हैं जिनकी, उनको मुकम्मल तौर पे फ्री मेडिकल केयर दी जाती है। और अगर कोई वर्कर जो है बीमार हो जाता है तो उसको 6 मंथ्स तक उसको मुकम्मल पे दी जाती है और उसके बाद उसको 60% पे उसकी मिलती रहती है। ठीक है, और अगर कोई मनी प्रॉब्लम्स उनको हो जाते हैं तो कंपनी उनकी हेल्प करती है। इसके अलावा वो जो कैंटीन्स फैक्ट्रीज़ में बनाई गई हैं वहाँ पर 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह की बहुत सारी सहूलियात उनको वहाँ पर मुयस्सर हैं। इसके बाद इस पेज पर लास्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। दीज आर टू अपोजिट वर्ल्ड्स। तो हमें मगरबी मायार पर रखकर चाइना को नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है और हमें उसको अलहदा नज़र से देखना चाहिए। और इस्पेशली इसमें हमें बताया गया है कि उन्होंने इंसानों को, क्योंकि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये ख्याल था कि ये उनके लिए सेटबैक है या वो सफ़र कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इंसानों को, जो मैन पावर है, उसको अपनी ताकत बनाया है कमज़ोरी बनाने के बजाय। क्योंकि हर एक सिटीज़न अगर अपना काम करेगा सही तरीके से तो फिर वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और वो अपने मुल्क को तरक्की दिला सकता है।